हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़े थे, उसके बाद यूनिट सेकंड पढ़े थे। तो जो यूनिट सेकंड था उसमें दो टॉपिक छूट गए थे, आइसोस्टेसी और एक जियोसिंक्लाइन, यानी कि जो भू संतुलन है आइसोस्टेसी ये छूट गया था, और एक जियोसिंक्लाइन जिसको हम भू सन्नति बोलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। दो वीडियो आएंगी इस पर। पहला वीडियो आज है भू संतुलन पर, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं भू संतुलन क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है भू संतुलन। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस, यानी हमारी पृथ्वी पर एक तरफ पहाड़ हैं, दूसरी तरफ नदियाँ हैं, यानी बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान हैं। तो दूसरी तरफ खाई है, झील है, नदी है, समुद्र हैं, गड्ढे हैं। यानी एक तरफ आप कह सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दूसरी तरफ गड्ढे हैं। तो कैसे संतुलन बना रहता है? पृथ्वी एक तरफ झुक क्यों नहीं जा रही है? अगर एक हिसाब से सोचा जाए तो झुक जाना चाहिए। जिधर पहाड़ है, पर्वत है, पठार है या मैदान है, उधर का हिस्सा पृथ्वी का भारी होगा तो झुक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्यों? किसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं भू संतुलन के अंतर्गत कि हमारी पृथ्वी संतुलित कैसे है। भू संतुलन की संकल्पना, अब कई सारे इसमें जो है भूगोलवेत्ताओं का नाम आएगा जिन्होंने अपनी अलग अलग संकल्पनाएं दी हैं। चलिए हम थोड़ा सा पहले इसको पढ़ते हैं। भू संतुलन भूगोल की एक ऐसी संकल्पना है जो भूपटल के विभिन्न स्तंभों के मध्य पाए जाने वाले संतुलन की व्याख्या करता है। भू संतुलन का सामान्य अर्थ है परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर उभरे हुए क्षेत्र जैसे पर्वत, पठार, मैदान एवं नीचे स्थित क्षेत्रों जैसे सागर और झील, इनमें भौतिक और यांत्रिक स्थिरता भू संतुलन कहलाती है। तो भू संतुलन क्या है? यानी कि पृथ्वी के जो उभरे हुए क्षेत्र हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, और दूसरी तरफ सागर और झील जो कि निचले क्षेत्र हैं, धंसे हुए क्षेत्र हैं, इनमें कैसे संतुलन बना है, इसी चीज़ को हम लोग भू संतुलन कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए आइसोस्टेसिस शब्द आता है या इक्विलिब्रियम। ओके, और ये आइसोस्टेसिस शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से बना है, जिसका तात्पर्य होता है सम स्थिति, यानी समान स्थिति। कैसी स्थिति? समान स्थिति। आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 में अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे, भूवैज्ञानिक थे, C.F. डटन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। तो मोटे मोटे तौर पे आपको पता चल गया होगा भू संतुलन में क्या होता है। यानी कि एक तरफ पर्वत, पठार, मैदान है जो कि ऊंचे उठे हुए भाग हैं पृथ्वी के, और दूसरी तरफ सागर, झील, समुद्र, खाई, ये सब हैं जो निचले धंसे हुए भाग हैं। तो इन दोनों में कैसे संतुलन बना रहता है? पृथ्वी कैसे परिभ्रमण करती रहती है? क्योंकि परिभ्रमण करने के दौरान एक तरफ झुक जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? अब ये जो डटन महोदय हैं जिन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने कहा था कि समस्थिति के कारण ही पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र साथ साथ स्थित हैं। बहिर्जात बल पर्वतों से मिट्टी काट कर समुद्र में एवं मैदान में निक्षेपित करते रहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है कि बहिर्जात बल क्या है, अंतर्जात बल क्या है, ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। तो बहिर्जात बल क्या करते हैं? अपरदन और अपजय करते रहते हैं, यानी कि मिट्टी काट करके समुद्र में और मैदानों में निक्षेपित करते रहते हैं। इससे मैदान एवं समुद्र तली का भार अधिक और पर्वतों के भार कम होते रहते हैं। यानी देखिए, होता ये है कि मान लीजिए ये एक मिनट, ये नदी है और इधर पर्वत है। तो बहिर्जात बलों के कारण होता क्या रहता है? अपक्षय और अपरदन होता रहता है। यानी कि ये पर्वत घिसता रहता है हवाओं के द्वारा या नदियों के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उसको देखिए, वहाँ पे मैंने बताया अपरदन के कौन कौन से माध्यम हैं, जैसे नदी हो गया, हिमानी हो गया, पवन हो गया, सागरीय जल, ये सब अपरदन के माध्यम हैं। इनके द्वारा पर्वत, पठार काटते रहते हैं, छिलते रहते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ की मिट्टी जो है वो धीरे धीरे कहाँ पहुँचती रहती है? यहाँ नदियों में या समुद्रों में पहुँच जाती है। तो यानी कि यहाँ का जो बैलेंस था और यहाँ का जो बैलेंस था वो बराबर रह गया। बराबर इसलिए हुआ
कि मिट्टी एक जगह से कटकर दूसरी जगह पे आ गई, तो इसका मतलब बराबर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि देखिए, समुद्र तली का भार तो अधिक हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ पर्वतों का भार कम हो जाता है। भार में कमी या अधिकता के कारण भूगर्भ के पटल पर दबाव समान रूप से नहीं पड़ता है, यानी जो दबाव है वो नहीं पड़ पाता, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा हुआ तो एक तरफ कम हो गया, तो स्थिति बराबर हो गई, यानी पृथ्वी बैलेंस रहती है। सम स्थिति के इसी दबाव के विभिन्नता को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये अभी हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे। डटर ने बताया कि जिस रेखा के सहारे भूपटलीय संतुलन कायम रहता है उसे सम दबाव तल या समतोल तल कहते हैं, या इसी को क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। ये हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक। परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है। अभी आप ऐसे इसको पढ़ते जाइए, धीरे धीरे जब मैं एक एक थ्योरी पढ़ाऊँगा तब आपको और समझ में आएगा। मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा। आर्थर होम्स महोदय ने भूसंतुलन की व्याख्या करते हुए कहा कि संतुलन की वह दशा जो भूपटल पर विभिन्न ऊंचाई वाले पर्वत पठार मैदान अथवा सागरीय नित्तल के मध्य पाई जाती है, भूसंतुलन कहलाता है। वही चीज़ है। भूसंतुलन सिद्धांत का बुनियाद क्या है, ठीक है, अभी हम ये देखते हैं। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह ज्ञात हो चुका है या यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों के घनत्व भिन्न भिन्न है। भूकंप हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि कितनी प्रकार की तरंगें होती हैं, यानी प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और जो यल तरंगें होती हैं, लब तरंगें, तो उनका क्या क्या महत्व होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसके आधार पर हम लोगों ने देखा था कि जो है पृथ्वी जो है इसके विभिन्न परतों में भिन्न भिन्न घनत्व पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी पुष्टि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भी किया गया है। 1859 ईस्वी में गंगा सिंधु के मैदान के मध्य, गंगा सिंधु यानी गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच जो मैदान है उसके मध्य अक्षांश ज्ञात करते समय दो विधियों का प्रयोग किया गया। एक साहुल विधि का प्रयोग किया गया, दूसरा त्रिभुजीकरण विधि। साहुल आप जानते होंगे, जैसे घर वगैरह बनाते हैं तो एक लट्टू टाइप का होता है साहुल, ऐसे तिकोना टाइप का, ये इस तरह से होता है और इसमें डोरी बंधी रहती है। सॉरी, मैंने उल्टा बना दिया। इस टाइप का होता है, लट्टू टाइप का होता है और इसमें डोरी बंधी रहती है। तो दो तरह की विधियों का प्रयोग किया गया अक्षांश ज्ञात करते समय, एक साहुल विधि, दूसरी त्रिभुजीकरण विधि। यह अक्षांशीय मापन का कार्य कल्याण तथा कल्याणपुर नामक स्थान पर किया गया। ये कहाँ पे किया गया? कल्याण तथा कल्याणपुर नामक स्थान पर। इन दोनों स्थानों पर उपरोक्त दोनों विधियों द्वारा आए परिणाम में भारी अंतर था। यह अंतर 5.236 सेकंड बताया गया। इस अंतर का कारण बताते हुए विद्वानों ने बताया कि साहुल को हिमालय पर्वत अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इन्होंने बताया कि साहुल जो है उसको, चूँकि वो लोहे का बना होता है तो उसको हिमालय अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन पुनः यह प्रश्न उठाया गया कि अगर हिमालय साहुल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो हिमालय जितना विशाल है उस दृष्टि से आकर्षण और अधिक होना चाहिए तथा ये अंतर 15 सेकंड का भी होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। कालांतर में इसी जटिल तथ्यों की व्याख्या भूसंतुलन के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। ये एक प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है कि भूसंतुलन की शुरुआत कैसे हुई। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत भारत में ही हुई, ठीक है। जब दो स्थानों के बीच अक्षांश नापने का शुरुआत हुआ, सीधी सी बात समझ लीजिए, भारत में दो स्थान के बीच अक्षांश नापने का कार्य शुरू हुआ तो उन अक्षांशों में अंतर कितना पाया गया? लगभग 5 सेकंड का पाया गया, उससे थोड़ा ज़्यादा 5 सेकंड का अंतर पाया गया अक्षांशों के बीच। तो अब ये कहा गया कि भाई हिमालय इतना बड़ा है और इतना कठोर है कि अगर वो आकर्षित कर ही रहा है साहुल को तो 5 सेकंड ही क्यों उसको आकर्षित किया? 5 सेकंड का गैप क्यों आया? ज़्यादा आ सकता है, यानी 15 सेकंड या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए बाद में भूसंतुलन की संकल्पना दी गई। बताया गया कि हिमालय के नीचे स्थित चट्टानों के घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से भी कम है, जबकि समुद्र नितल का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से अधिक है। यही कारण है कि दोनों के बीच संतुलन स्थिति कायम है। भूसंतुलन को स्पष्ट करने हेतु अनेक मत प्रतिपादित किए गए। बहुत सारे मत हैं
और अगर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ भूगोलवेत्ताओं के जो है मत देखते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे चित्रों के माध्यम से कैसे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं। देखिए चित्र मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बस पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाना है, उसको दिमाग में रखना है। थोड़ा बहुत समझ में आए तो भी बहुत है, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा सा जटिल है, इंटरेस्टिंग भी है लेकिन जटिल है। 1859 में एरी एक भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। अब ये क्या कहते हैं, मैं अभी चित्र दिखाऊंगा। ये कहते हैं भूपटल के प्रत्येक स्तंभ का घनत्व समान है। भूपटल के प्रत्येक स्तंभ का घनत्व समान है, जो भाग जितना अधिक ऊंचा है वह उसी अनुपात में भूगर्भ में घुसा हुआ है। अर्थात जो भाग अधिक ऊंचा है उसका अधिक भाग और जो भाग कम ऊंचा है उसका कम भाग भूगर्भ में घुसा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। एरी महोदय ने पृथ्वी के विभिन्न भूस्तंभों की तुलना जल में तैरते हुए हिमशिलाखंडों से किया है। इन्होंने जो पृथ्वी के विभिन्न स्तंभ हैं उनकी तुलना किससे किया है, जल में तैरते हुए हिमशिलाखंडों से। यानी जैसे जल में बर्फ़ का टुकड़ा नहीं तैरता होता तो उसका कुछ भाग अंदर होता है और कुछ भाग ऊपर होता है पानी के, तो ऐसे इन्होंने कहा। इन्होंने अपने मत की व्याख्या करने हेतु आर्किमिडीज के सिद्धांतों का सहारा लिया। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी वस्तु तैरती है तो वो अपनी मात्रा के समतुल्य द्रव नीचे हटा देती है, नीचे से हटा देती है। यानी जितना उसका भार होता है उतनी चीज़ें वो अपने नीचे से हटा देती है। हिम के संबंध में यह कहा कि हिम जब पानी के ऊपर तैर रहा होता है तो उसका 1/9 भाग जल के ऊपर होता है तथा शेष 8/9 भाग जल में डूबा रहता है। इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर चित्र देखते हैं। धरातल के प्रत्येक भाग के लिए उसका 9 गुना भाग धरातल के नीचे धंसा रहता है। इसमें क्या कहा गया कि मान लीजिए ये एक समतल रेखा है, तो मान लीजिए कोई पर्वत है, अगर इसका एक भाग ऊपर है तो इसका 9 गुना नीचे धंसा होगा, ये इन्होंने कहा। इसे सिद्ध करने के लिए एरी ने एक प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शित किया। एरी ने भूपटल के विभिन्न भागों को लौह की तुलना लौह धातु के बड़े बड़े टुकड़ों से किया। यानी हमारे भूपटल जो है, जैसे मैदान हुआ, पर्वत हुआ, पठार हुआ, इनकी तुलना इन्होंने किससे किया, लौह धातु के छोटे छोटे टुकड़े से किया। यानी कि इन्होंने पर्वत को एक टुकड़ा मान लिया, पठार को एक टुकड़ा मान लिया। उन्होंने बताया कि जब लोहे के विभिन्न ऊंचाई वाले टुकड़ों को द्रव में डुबोया जाता है तो जिस लोहे के टुकड़े की ऊंचाई अधिक होती है उसका उतना अधिक भाग द्रव में डूबा रहता है, और जो लोहा का टुकड़ा कम ऊंचा रहता है उसका उतना कम भाग द्रव में डूबा रहता है। बहुत ही आसान है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो लोहे के टुकड़े हैं ये वास्तव में पर्वत, पठार, मैदान है। ठीक, ये एरी की भूसंतुलन की स्थिति है। उन्होंने इसको ऐसे समझाया कि मान लीजिए समुद्र है, द्रव है, तो इसमें ये देखिए कि ये जो पर्वत है बीच वाला, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये देखिए, ये बीच वाली लाइन ऐसे आप खींच दीजिए, तो पर्वत का जिस पर्वत का जितना भाग ऊपर है उसका उतना ही भाग नीचे धंसा हुआ है। अब इसका देखिए, किनारे वाला का, इसका थोड़ा भाग ऊपर है तो इसका थोड़ा भाग नीचे धंसा हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है, संतुलन बना रहता है। इन्होंने यही चीज़ बताई। ठीक है, तो बहुत ही आसान थ्योरी है इनकी। ये कह रहे हैं कि जिस भूभाग का जितना भाग ऊपर उठा होता है उतना ही भाग नीचे धंसा होता है। और इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि जो भूपटल के भाग हैं उनको एक टुकड़े में इन्होंने मान लिया। इन्होंने टुकड़े के माध्यम से उसको दर्शाया कि जैसे लोहे का टुकड़ा नहीं होता है, अगर हम लोहे का टुकड़ा छोड़िए, जैसे नाव होती है जो उसको हम पानी में तैराते हैं, तो नाव का कुछ हिस्सा अंदर भी धंसा होता है पानी के, यानी पानी के अंदर होता है, और कुछ पानी के ऊपर होता है। तो इन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि जितना हिस्सा ऊपर होगा उतना ही हिस्सा नीचे भी होगा। अब इनकी आलोचना कैसे की जाती है ये भी देख लेते हैं भाई। इन्होंने ये जो कहा कि जितना भाग ऊपर होगा जिस भाग का, मतलब इन्होंने कहा जो भूपटल है, मान लीजिए भूपटल पे जो भी मैदान, पर्वत, पठार पाए जाते हैं, उस पर्वत या पठार या मैदान का जितना भाग ऊपर होगा
उतना ही भाग नीचे होगा। इन्होंने ये बात कही तो कुछ वैज्ञानिकों, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इस पर सवाल किया। इनसे पूछा गया कि अगर एरी के मत को सही मान लिया जाए तो इनके अनुसार जो भाग जितना ऊंचा होगा वह उतना ही धरातल के अंदर घुसा होगा। इन्होंने यही कहा। जैसे अगर हिमालय की ऊंचाई को आधार बनाया जाए तो लगभग 2,70,000 फीट गहरा जड़ होना चाहिए। दूसरी ओर यह भी ज्ञात है कि धरातल के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय की इतनी गहरी जड़ धरातल के अंदर अति उच्च तापमान के कारण यथावत नहीं रह सकती, अर्थात इनका विचार भ्रामक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनका विचार क्या कह रहा है। देखिए, ये मान लीजिए ये एक रेखा है। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्डिंग्स वास्तव में क्या है? ये पर्वत पठार मैदान है और मान लीजिए ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो एरी ने ये कहा कि जो भाग पृथ्वी के जितना ऊपर होगा उसका भाग उतना ही नीचे भी होगा। तो मान लीजिए हिमालय की बात करते हैं। अब हम इसको एक को रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। मान लीजिए ये हिमालय है। अगर हम इनकी परिकल्पना के अनुसार चलें तो हिमालय का जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे है। अब ये प्रूफ हो चुका है कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। अगर हम धरती के अंदर यानी जो पृथ्वी है इसके नीचे जाएंगे तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ जाता है। तो मान लीजिए हम 2,70,000 फीट की गहराई में जाएंगे नीचे तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें पिघल जाएंगी, और पिघल जाएंगी तो फिर मामला बिगड़ गया, इनका कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। क्योंकि जब पिघल गई तब तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, ये चीज़ें अनबैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि इनका थ्योरी यही कहता है कि पृथ्वी के अंदर भी धंसा होना चाहिए, लेकिन अगर इनकी थ्योरी के अनुसार ही चलें तो जब ये पिघल जाएगा तो धंसा कैसे रहेगा? ये तो पिघल के गायब हो जाएगा, बह जाएगा पानी की तरह। तो फिर ये उलट पलट जाएगा, है ना? तब तो पृथ्वी पर पहाड़ टूटने लगेंगे। तो इस कारण जो है इनकी ये थ्योरी फेल हो जाती है। दूसरी आलोचना इनकी ये की गई कि पृथ्वी के सभी भूस्तंभों का औसत घनत्व एक समान है, जबकि भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से स्पष्ट हो चुका है कि पृथ्वी के स्तंभों का घनत्व अलग अलग है। इन्होंने ये भी माना था कि जो सभी स्तंभ हैं उनका घनत्व एक समान है, जबकि हम लोगों ने भूकंप जब पढ़ा तो वहाँ पर देखा कि जो भी परतें हैं वो अलग अलग घनत्व वाली हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के द्वारा इनकी आलोचना गलत साबित हो जाती है, लेकिन फिर भी याद रखना है। और बहुत सिंपल सी इनकी थ्योरी है। इन्होंने जो कहा वो आप सीधे अगर एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे एक लाइन खींचिए, फिर ऐसे आप डायग्राम बना दीजिए और सीधे सीधे लिख दीजिए कि एरी के मतानुसार पृथ्वी के भूपटल का जो भाग जितना ऊपर होगा उसका उतना ही भाग पृथ्वी के नीचे भी धंसा होगा। और फिर टुकड़े वाला इन्होंने एग्जाम्पल लिया, नाव वाला आर्किमिडीज के सिद्धांत का इन्होंने उदाहरण लिया, वो सब आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से सिद्धांत हैं भू संतुलन से संबंधित। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।